इसको कहीं डाउट किसी चीज में है? ये हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट वाले क्वेश्चन है जिसमें हमें वेक्टर्स भी खुद बनाने की, आई कैप किधर होगा, जे कैप किधर होगा, और फिर सॉल्व करते समय उनका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ पार्ट्स भी करना है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स टाइप क्वेश्चन है। अगर ये समझ में आ गए तो इसके अलावा क्वेश्चन बाकी सब इजी लेवल की होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन में तो सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे, लिख लेना, बताना हो गया। हो गया, सभी ने कर लिया। अभी इसमें अब ठीक है, आगे बढ़े। अब एक और चीज देखो, इसमें जितने भी हमने अभी ये क्वेश्चंस करे थे सब में क्या तीन तीन टुकड़े हो रहे थे ना। पहले वाले केस में 2 टुकड़े हो रहे थे, वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, तो वहां तो वेक्टर नहीं बता दिया था, कोई दिक्कत ही नहीं। अभी तक जितने थे इसमें 3 टुकड़े हो रहे थे। अगर बताओ कोई ऑब्जेक्ट है जो 2 टुकड़ों में टूट जाए, जो 2 टुकड़ों में टूट जाए, सो दोनों टुकड़ों में जो उसकी वेलोसिटीज होंगी उसमें एक रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा? मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे ब्रेक हुआ 2 टुकड़ों में कि एक ऑब्जेक्ट जा रहा है इस तरफ, तो दूसरा ऑब्जेक्ट किधर किधर जा सकता है? किसी भी तरफ। अगर मान लो इस तरीके से जाएगा तो क्या इसके जब कंपेयर करेंगे, मान लो ये आई कैप हो गया, तो ये दूसरी डायरेक्शन में होगा ना, और हमें क्या एडिशन कितना आना चाहिए? 0। सो ये 0 आएगा नहीं क्योंकि तो दूसरी डायरेक्शन में, उसमें ऐड होगा नहीं। सो हमेशा अगर कोई रेस्ट पर ऑब्जेक्ट है, ऐसे एक डायरेक्शन में जा रहा है और वो ब्रेक हो रहा है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट आएगी। ठीक, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तभी तो उसका बैलेंस होएगा। बट ऐसा नेसेसरी नहीं है। अगर इसकी पहले से वेलोसिटी है आई जे के में, अगर इसकी वेलोसिटी है आई जे के में, तो अलग अलग जा सकते हैं। ये उस केस में है कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट 2 टुकड़ों में टूटे, या ये जो ऑब्जेक्ट वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो और ऑब्जेक्ट टूटने के बाद उन्हीं डायरेक्शंस में जाए, तो अपोजिट अपोजिट जाए, तब एक ही लाइन है। ओके, ये सब बता क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें अब करना है क्वेश्चन नंबर 27। कौन पढ़ना चाहता है क्वेश्चन? कोई लोग पढ़ो 27 क्वेश्चन। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 27 है कि नहीं? नहीं है? तुम पढ़ो, आगे कौन है? नहीं, तुम ही पढ़ो, चलो क्वेश्चन नंबर 27 जो है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27। Mass of 1 kg blown up with a velocity of 100 meter per second. After 5 seconds, it explodes into 2 parts. One part of mass 400 gram comes down with a velocity 25 meter per second. The velocity of other part is 8 मीटर पर second. सेकंड। सो करा क्या गया है? एक 1 kg के मास को किधर थ्रो करा गया है? इस थ्रोन अप, ऊपर की तरफ ऐसे थ्रो करा है। ठीक, एक ऑब्जेक्ट था वो ऐसे थ्रो करा गया। अब वो कितनी वेलोसिटी से करा गया? इनिशियल वेलोसिटी, मास कितना दे रखा है? 1 kg, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 100 मीटर पर सेकंड। आगे चलकर क्या हुआ है? ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया, 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया यहां पर। अब एक पार्ट किधर जा रहा है? वापस नीचे आया, तो दूसरा पार्ट किधर जाएगा? किस डायरेक्शन में? अपोजिट, यानी सीधे ऊपर की तरफ जा रहा हूं। सो इसकी ये मान लिया 2 पार्ट्स हो गए, ए और बी। इसकी वेलोसिटी बी ए और इसकी वेलोसिटी बी बी। जो पहला पार्ट है इसका मास कितना है? 0.4 kg, और इसकी वेलोसिटी क्या है? 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखो हमने ऊपर की वेलोसिटी को क्या एज्यूम करा है? 100 मीटर पर सेकेंड प्लस में। सो ये क्या हो जाएगा?
-25 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड है ना। काइनेटिक में सबसे पहले क्या पढ़ा था मोशन स्टडी करते समय मैकेनिक्स में, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए और उस पर डायरेक्शंस एस्टैब्लिश्ड होनी चाहिए। अब जो ऊपर जा रहा है हमें मैकेनिक्स से बेसिक पता है कि उसकी ऊपरी की तरफ जाना चाहिए। इसका मास कितना है तो पता ही नहीं। mb कितना हो जाएगा 600 ग्राम। सो यानी कि क्या हो जाएगा 0.6 kg। अब देखो ये वैल्यू दी नहीं है तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। ये 1 kg था, जब एक टुकड़ा 0.4 kg है तो दूसरा क्या होगा, जो बाकी हिस्सा बचा वही होगा 0.6 kg। इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, कितनी हमें पता नहीं है, फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत है इसमें क्वेश्चन में? क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक, बट समस्या है, अगर ऐसा कर दिया कि इनिशियल मोमेंटम लिख दिया ये m इंटू वी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, ये तो होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। बट अगर ऐसा कर दिया क्या कि यहाँ लिख दिया 1 kg इंटू 100 मीटर पर सेकेंड और यहाँ लिख दिया 0.4 इंटू -25 प्लस 0.6 इंटू वी बी, तो यहाँ से dv की वैल्यू क्या आएगी, 0.4 इंटू 25 क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। इसमें आएगा 90 अपॉन 0.6 करेंगे, नहीं ये ऐड हो जाएगा 110 अपॉन 6 करेंगे तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 18 समथिंग आएगा। ठीक है, जो देखो इसमें ऑप्शन में नहीं होगा, ऑप्शन में है नहीं है, ये गलत है आंसर। अच्छा करा उन्होंने जो ऑप्शन में नहीं दिया। अगर यही क्वेश्चन जेई में होता तो ये वाला ऑप्शन जो है ना, ये सबसे पहला ऑप्शन में लिखा होता कि जहां एक बार गलती करो वही ऑप्शन टिक करके आ जाए। ठीक, इसमें नहीं दिया तो अच्छी बात है, ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा। यहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है, यही ये थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन, वरना तो इजी है, इसमें तो बहुत ही इजी है, सीधे वैल्यूज लिख लेनी। जब हमने ऊपर थ्रो करा तो वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड, पर वो टुकड़ों में टूटा कब है 5 सेकेंड बाद। जब किसी चीज को ऊपर थ्रो करते हैं तो उस पर क्या होता है, जी लगता है, तो उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ऊपर जाते जाते घटती रहती है, टॉप पर क्या हो जाती है 0। सो जब ये ब्रेक हुआ उस समय वेलोसिटी कितनी थी, वो वेलोसिटी हमें यहाँ रखनी है। कौन सी वेलोसिटी रखनी है, जब ब्रेक हुआ उस समय, वो इनिशियल वेलोसिटी होगी ना, ये तो यहाँ पर से फेंकने की है। सो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जब वो दो टुकड़ों में टूट रहा है उस समय उसकी वेलोसिटी है क्या, और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। तीन इक्वेशन क्या थी, v is equal to u plus at, v is equal to ut plus half gt square, v square is equal to u square plus 2। यहाँ कौन सा लगा लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन v is equal to v naught plus at, फ्री फॉल नहीं है, अपवर्ड मोशन है तो g किधर लगेगा, नीचे की तरफ, तो क्या हो जाएगा v naught minus gt। इनिशियल वेलोसिटी g की वैल्यू कितनी लेनी, इसीलिए क्वेश्चन में लिख रखा है कि g की वैल्यू लो। अगर g की वैल्यू यूज ही नहीं करी है तो समझ लो कि हम गलत कर रहे हैं। ऐसे ही टाइम कितना है 5 सेकंड, सो वेलोसिटी कितनी हो गई 50 मीटर पर सेकंड। इस पॉइंट पर जब ब्रेक हो रहा है तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 50 मीटर पर सेकंड, ना कि 100 मीटर पर सेकंड। सो इस वाले में यहाँ 100 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 50। सो आंसर आएगा यहाँ 50, यहाँ कितना आएगा -10, यहाँ आएगा 0.6 EB। सॉल्व करेंगे, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 60 अपॉन 0.6 इज इक्वल टू VB। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर है। इस क्वेश्चन में क्या था, दो पार्ट्स हैं। पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि ब्रेक होते से जस्ट पहले क्या वेलोसिटी है, फिर हमें क्या फाइंड करना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा करके वैल्यू सॉल्व करना। इसको नोट कर लो, ये चीज पहले नोट कर लेना, यहाँ ऐसे लिख लेना।
ऐसे लिख लेना से मतलब राइटिंग ऐसे मत लिखना, वर्ड सही लिखना। इनिशियल वेलोसिटी वो, ठीक है। तो ये रेड फ्लैग है, ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना है जब भी ग्रेविटी के अगेंस्ट मोशन हो रहा हो या एक्सीलरेशन वगैरह लग रहा हो तो हमें देखना है कि ब्रेकिंग से जस्ट पहले क्या है। नोट करा? क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन भेजे थे ऐसे अरोड़ा वाले, उसमें से जो नंबर 2 था वो क्वेश्चन किसने करा था? किसी ने करा भी था कि नहीं करा था? जो हमने अलग से पेज भेजा था स्क्रीनशॉट वाला, जिसमें मार्क करे थे ब्लू टिक वाले, हाँ, इसमें से करा था सेकंड नंबर। A 40 kg shell is flying at a speed of 72 kmph. It explodes in two pieces. One or two pieces of mass 15 kg stop. से करा था क्वेश्चन किसी ने? नहीं? हाँ? अभी? कर लेना, होमवर्क है, सारे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो बहुत टाइम हो जाएगा। अब देखो करना क्या है, इसमें से 6 और 7 मार्क कर देते हैं। 6 और 7 वाला क्वेश्चन भी करना। अब यहाँ पर एक चीज देखो, मोमेंटम वाले में यहाँ तो हर बार ब्रेक हो रहा था, ठीक? मान लो चीजें ब्रेक ना हो, जुड़ जाए, ब्रेक ना हो जुड़ जाए। अब जैसे वाटर ट्यूब में क्या होता है, दो गोलियां आती हैं, एक गोली इधर से एक गोली इधर से, दोनों रास्ते में जुड़ जाती हैं, तो उस समय मोमेंटम क्या होगा वो कैसे निकालें, ठीक है? तो उसके भी क्वेश्चन समझ लो, पूछे नहीं गए तो इसमें बता नहीं गए। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ऐसा था, कुछ मास ma का, जो क्या हुआ, कुछ वेलोसिटी va थी, इधर से आ रहा था, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट था, इसका मास mb था, वेलोसिटी vb थी, इधर से आ रहा, दोनों रास्ते में टकरा गए, और टकराने के बाद क्या हुआ, दोनों चिपक गए आपस में, मिल गए, एक ही बॉडी बन गए। तो जब एक बॉडी बन गए, उसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी, अब इसका मास क्या हो जाएगा टोटल, इसका मास ये था, इसका mb था, तो टोटल मास इसका क्या हो जाएगा, ma प्लस mb, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो नहीं हो जाएगी कि सीधे प्लस हो गई, वो कुछ होगी, क्या लिख देते हैं, डैश लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम लगाएंगे तो पहले का मोमेंटम बाद के मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, तो ma va प्लस mb vb क्या हो जाएगा, ma प्लस mb इंटू v डैश। क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं नंबर 6 के क्वेश्चन में कि दो ट्रक हैं, वो दोनों कोलाइड हो गए, कोलाइड हो गए, फिर एक ही में रह गए, सो क्या वो दो अलग अलग बॉडीज ऐड हो गए। अभी हमने एक समझ के क्या कहा था कि एक बॉडी दो में टूट रही थी और दो बॉडी जुड़ भी तो सकती हैं, तो वो केस हो गया, ठीक है। 25 होमवर्क दिया है, 27 करा दिया है, 28 पहले ही करा दिया था, फिर से बता दो आंसर 28 वाले का क्या होगा। 28 वाले का आंसर मोमेंटम। क्या कंसर्न रहता है किसी भी बॉडी में, मोमेंटम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 देखो।
क्वेश्चन नंबर 30 सेम क्वेश्चन है नंबर 26 की तरह है, बस उसमें वैल्यूज चेंज है। वहां आया था 10√2, यहाँ आएगा 7√2। यहाँ क्या आएगा 7√2। वहां 30 को डिवाइड करा था 3 से तो 10 आया था, यहाँ 21 है तो डिवाइड करेंगे 3 से आएगा 7। तो सेम क्वेश्चन है, नोटेड है, बस वैल्यूज चेंज करनी है। तो इसको भी क्या होम वर्क। ठीक, यहां से मोमेंटम की कहानी समाप्त होती है। अब किसकी कहानी चालू होती है? अब नेक्स्ट रीडिंग डालो, लिखना चालू करना है थोड़ा सा। इक्विलिब्रियम ऑफ body, equilibrium of a body under concurrent forces, CON बेईमानी करने वाला धोखा दे देगा। कौन करंट मतलब जो चल रहा है, CURRENT। करंट का मतलब ये भी होता है जो किसी एक जगह से फ्लो। सो कौन करंट फ्लो का यहाँ मतलब क्या है कि एक ही जगह से फ्लो हो रहा है, यानी एक बॉडी है और उसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं और सारे उसी बॉडी पर एक ही पॉइंट पर। कौन करेंट फोर्सेस, कौन करेंट फोर्सेस, CONCURRENT। सबको विजिबल है ना? बोर्ड दिख रहा है कुछ थोड़ा बहुत दिख रहा है? सो एज्यूम करते हैं कि एक बॉडी है, इसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स ऐसे लग रहा है, लेट्स एज्यूम F1। एक फोर्स ऐसे लग रहा है, लेट्स एज्यूम फोर्स F2। एक फोर्स ऐसे लग रहा है F3। अब देखो तीनों फोर्सेस कहाँ मिल रहे हैं? सेम पॉइंट पर, यानी एक ही पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। अब दूसरी बॉडी एज्यूम करो कि एक फोर्स लग रहा है ऐसे F1 और एक फोर्स लग रहा है ऐसे F2, बट जो थर्ड फोर्स है वो ऐसे लग रहा है F3। सो क्या तीनों बॉडीज एक पॉइंट पे मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। अब इस पॉइंट पर इस केस में क्या होगा, जैसे बॉडी है, एक फोर्स इस डायरेक्शन से लगा और दूसरा फोर्स दूसरी डायरेक्शन से लगा, तो एज्यूम इमेजिन करो थोड़ा कि इधर से फोर्स लगाएंगे इधर से, तो क्या होगा, ऐसे जैसे अभी रोटेट हो गया ऐसे रोटेशन होने लग जाएगा, मोशन उसका क्या होगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कपल्स एक्ट करेंगे। कपल याद है ना, जब कॉन्टिन्यूअस सेम टाइप के अमाउंट के फोर्स किसी एक क्या ऑफसेट से डिफरेंट डायरेक्शंस में लगते हैं। सो जो इसके जब हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स मिलेंगे, उसमें से कुछ पार्ट्स क्या होंगे, कपल्स क्रिएट करेंगे जो रोटेशन भी क्रिएट कराएंगे या दूसरे तरीके के मोशंस कराएंगे। ठीक है, फिलहाल उससे हमें मतलब नहीं है। सो ये कौन सा पोर्शन हो जाता है, ये हो जाता है नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। ठीक, और ये जो सारे पॉइंट, ये सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, एक ही जगह पर लग रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, कॉनकरेंट फोर्सेस। अब जो कॉनकरेंट फोर्सेस हैं इसमें क्या होगा, ये सारे फोर्सेस क्या हैं, एक फोर्स में हम रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजल्टेंट निकालना आता है ना, पढ़ा था वेक्टर में, रिजल्टेंट क्या होता था, व्हाट इज रिजल्टेंट। अगर हम किसी बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस को किसी एक फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं जिसका इफेक्ट उन सारे फोर्सेस के इंडिविजुअल इफेक्ट्स का कंबाइंड इफेक्ट के सेम होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। A resultant force is a force which has same effect as the combined effect of individual forces acting on a body। यानी ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं, हमको एक ऐसा फोर्स बनाए जो इन तीनों का काम अकेले करे। ठीक, रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, इन सबका क्या करते थे, सम, वेक्टर सम, वेक्टर एडिशन करते थे, सिंपली सम। सो मान लिया कि वो रिजल्टेंट ऐसे है। ओके, सो इसका इफेक्ट अकेले वैसे ही होता था जैसे कि तीनों फोर्सेस का। वो डिपेंड करेगा कि वेक्टर से हम
आता किस डायरेक्शन में। वेक्टर सम निकालने के हमने कौन कौन से तरीके देखे थे। ग्राफिकल मेथड था, उसमें क्या था, ग्राफिकल मेथड में कौन से लॉस थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, जो कि ग्राफिकल मेथड्स में आ जाते हैं। उसके अलावा क्या था, एडिशन बाय कंपोनेंट, कंपोनेंट वाला था जिसमें आई कैप, जे कैप, के कैप तीन एक्सिस के अलावा उनके कंपोनेंट्स में उनको ट्रांसफॉर्म करते थे, जैसा कि अभी वेलोसिटी वाला क्वेश्चन करा था। और उसके अलावा क्या तरीका था, कोसाइन लॉ एंड साइन लॉ, जो एनालिटिकल मेथड्स में हमारा आ जाता था, कोसाइन लॉ एंड साइन लॉ। याद है कोसाइन लॉ क्या होता था, r is equal to under root of a squared plus b squared plus 2ab cos theta, where theta is the angle between the two forces a and b। ठीक, सो लिखो पहली लाइन, पहला पॉइंट, फोर्सेस एक्टिंग एट द सेम पॉइंट ऑन अ बॉडी, forces acting at the same point on a body, forces acting at the same point on a body, forces acting at the same point on a body are called, कौन से forces बोलते हैं उनको, concurrent forces, are called concurrent forces। full stop। ओके, सेकंड पॉइंट, अब इन सब का एक रिजल्टेंट होगा, वो रिजल्टेंट क्या कराएगा, इसमें मोशन कराएगा, जैसा कि मोशन होता है। अगर रिजल्टेंट जीरो हो, तो अगर रिजल्टेंट जीरो हो तो क्या होगा, लिखो, इफ द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस, if the resultant of concurrent forces, if the resultant of concurrent forces acting on a body, acting on a body if the resultant of forces, concurrent forces acting on a body, ब्रैकेट में लिख लो नेट फोर्स, उसको नेट फोर्स भी बोलते थे ना, सिग्मा एफ जैसे करते थे कि नेट फोर्स कितना आ रहा है, डिफरेंट फोर्सेस लगेंगे, नेट फोर्स इज जीरो कॉमा। अब यहां पर सोचना है, व्हाट वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, देखो क्या लिखा था, क्या है याद नहीं है, फर्स्ट लॉ का एक और नाम क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया सबको याद है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता था, लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या होता था, अगर किसी बॉडी पर फोर्स ना लगाए तो क्या होता था, सभी लोग बोलो, कॉपी में यहाँ स्टेटमेंट लिखाया था, क्या होता है स्टेटमेंट, क्या है, सभी लोग पढ़ो, सब लोग पढ़ो, स्टेटमेंट क्या लिखा था, लॉ ऑफ इनर्शिया का स्टेटमेंट, पढ़ो, जोर से पढ़ो, सभी लोग पढ़ो, आपस में शेयर करो जिसको नहीं मिल रहा है, से पढ़ो, सभी लोग बोलो, हम ही को बोलना पड़ेगा, क्या लिखाने है, तो सभी लोग बोलो, एवरीबॉडी कंटिन्यूज टू बी, जोर से बोलो, होश होना चाहिए, बोलो सभी लोग, everybody continues to be in a state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled by external force
टू एक्ट अदरवाइज। to act otherwise, यानी कि अर्थात क्या था, अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं तो उसका जो मोशन का स्टेट है वो चेंज होगा। अगर उसके ऊपर फोर्सेस नहीं लग रहे हैं तो मोशन उसका चेंज नहीं होगा। अगर वो रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा। अगर किसी डायरेक्शन में किसी स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था तो उसी लाइन में यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा। ओके, यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा। तो अभी हमने लाइन क्या लिखी है कि किसी बॉडी पर कई फोर्सेस लग रहे हैं, बट अगर उनका रिजल्टेंट क्या है, जीरो, यानी नेट फोर्स क्या है, जीरो, तो क्या उसके मोशन में कोई चेंज आएगा? उसके मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। यही है इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो लिखो द बॉडी विल कंटिन्यू, इसी के आगे कॉमा के आगे, द बॉडी विल कंटिन्यू, द बॉडी विल कंटिन्यू to be in state of rest. The body will continue to be in a state of rest or state of rest or uniform motion in straight line or uniform motion in straight line. ओके, क्योंकि फोर्सेस का इक्विलिब्रियम क्या है, जीरो में। ठीक है, सो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। एंड इज सेड टू बी, एंड इज सेड टू बी, एंड इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। उसके अलावा कॉन्करेंट फोर्सेस ना हो, नॉन करंट कॉन्करेंट फोर्सेस भी हो, पर उसके अलावा उसके ऊपर जो भी टॉर्क जनरेट हो रहा है, अगर उस टॉर्क को भी हम क्या करें, बैलेंस कर लें। टॉर्क भी जैसे लग रहा है, मान लो इसके केस में कोई टॉर्क, मान लिया इस केस में अज्यूम कर ले ऐसे टॉर्क लग रहा है, अपोजिट साइड टॉर्क भी लगा दें, किसी भी तरीके से अल्टीमेटली हमें क्या करें, नेट इफेक्ट क्या हो जाए, जीरो। उस केस में उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। नॉन कॉन्करेंट वाला अभी के लिए तुम्हारे सिलेबस में नहीं, वो रोटेशनल बॉडीज का जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें है, तो अभी के लिए हम इसके बेसिक पर बता रहे हैं, बेसिक से करते हैं। कॉन्करेंट फोर्सेस सभी को समझ में आया? जब एक ही पॉइंट पर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। अब फोर्सेस ऐसे जरूरी नहीं कि दिखें, जैसे किसी बॉडी पे ऐसे लिखा होगा कि ये फोर्स F1 लग रहा है, ये फोर्स F2 लग रहा है और ये फोर्स F3 लग रहा है, तो अभी तो कहोगे ये तो अलग अलग पॉइंट पर लग रहे हैं, पर क्या पढ़ा था वेक्टर्स में, उसको उसी लाइन के अलोंग लगेंगे ना। फोर्सेस कैसे पूरी बॉडी में अलोंग लगते हैं, तो इसको ऐसे एक्सटेंड करो, इसको ऐसे एक्सटेंड करो, इसको ऐसे एक्सटेंड करो, तो एक ही पॉइंट पर दोनों लग रहे हैं, यानी ये फोर्सेस कॉन्करेंट हैं। ठीक, अगर लेकिन इस बॉडी पर ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं, ये F1 लग रहा है और ये F2 लग रहा है और ये F3 लग रहा है, तो इस बार एक्सटेंड करेंगे, ये दोनों की लाइन तो मिल गई, इसकी लाइन मीट नहीं कर रही है, तो ये कॉन्करेंट नहीं है। ओके, अब हमें करना कुछ नहीं है, किसी भी बॉडी के ऊपर सिंपली क्या होने चाहिए, सारे फोर्सेस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो जीरो कर कैसे सकते हैं, इक्विलिब्रियम में कोई बॉडी है या नहीं, इसे हमें चेक करना है। तो चेक करने का तरीका क्या है, रिजल्टेंट निकाल लेना। अब रिजल्टेंट निकालना सभी को याद है, अभी फिर से रिवाइज कराया था। ग्राफिकल मेथड थे, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, एनालिटिकल मेथड, कोसाइन लॉ, साइन लॉ और बाई कंपोनेंट, सम बाई कंपोनेंट। सो कंपोनेंट वाला देखते हैं। एज्यूम करो कि एक बॉडी है जिसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। हम कई फोर्सेस बना सकते हैं और ये सारे कॉन्करेंट हैं। ठीक है, हम एज्यूम क्या करेंगे कि बॉडी के डायमेंशंस के रेस्पेक्ट में फोर्सेस क्या हैं, इस तरीके से लोकलाइज है कि उसी बॉडी पर सभी ना सभी कॉन्करेंट। अब क्या होगा, अगर सभी का सम क्या हो, जीरो आए, तो सबको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कंपोनेंट में। सभी को मान लेते हैं कि एक प्लेन पर लग रहे हैं, तो z के अलोंग कुछ नहीं है। सो इसको अगर रिजॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, एक x का कंपोनेंट आएगा और एक क्या आएगा, y का कंपोनेंट आएगा। इसका एक क्या आएगा, x के अलोंग कंपोनेंट आएगा, एक इसका कंपोनेंट y के अलोंग आएगा, इसका कंपोनेंट x के अलोंग आएगा, एक कंपोनेंट
y के अलाउंग आएगा, इसका भी कंपोनेंट x के अलाउंग आएगा और एक y के अलाउंग इसका कंपोनेंट 0 है। सो हर एक कंपोनेंट, हर एक फोर्स को हम तीन कंपोनेंट के अलाउंग डिवाइड कर सकते हैं, x, y और z। x वाले सारे एक डायरेक्शन में लगेंगे, y वाले सारे एक डायरेक्शन में लगेंगे और z वाले सारे एक डायरेक्शन में लगेंगे। सो अगर वो अपोजिट है कुछ और कुछ एक डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा, अगर उनकी वैल्यू सॉल्व करते हुए आखिर में आ गई 0, जैसे x एक्सिस में एक कंपोनेंट है 5 न्यूटन, दूसरा फोर्स है उसके अपोजिट में -2 न्यूटन और तीसरा है -3 न्यूटन, तो जब ऐड करेंगे 5 -2 -3 तो क्या आएगा, नेट 0। सो x 0 हो गया, सिमिलरली y भी 0 हो जाए और सिमिलरली z भी 0 हो जाए, सो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तब हम कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। तो इसी को हम कंडीशन की फॉर्म में लिख देते हैं। कंडीशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखो फॉर इक्विलिब्रियम सिग्मा f मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हमने जो पूरा वेक्टर पढ़ रखा था, वेक्टर में क्या था, सबके कंपोनेंट्स इक्वल होने चाहिए ना। जैसे यही फोर्सेस हैं, तीन के बेसिस पे बता देते हैं। मान लो F1 है, ये F2 है और ये F3 है, तो इसके कंपोनेंट कर लें, कैसे कंपोनेंट हो जाएगा, एक ऐसे ऐसे ऐसे, इसका ऐसे। अगर ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट जो x वाले हैं, अगर इनका एडिशन 0 हो गया, y वाला इनका एडिशन 0 हो गया, तो ये टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, 0। सो यहाँ से ऐसे लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0, सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 और सिग्मा Fz इज इक्वल टू 0। लिखो इसको। अब यहाँ वेक्टर लगा, यहाँ वेक्टर क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये कंपोनेंट्स हैं और ये क्या है, ये फोर्स है। एक फोर्स कितने कंपोनेंट का बना होगा, तीन कंपोनेंट का, x, y, z। सो उनको इंडिविजुअली चेक कर लेंगे कि वो 0 है या नहीं। ओके, एक तो तरीका ये है। एक शॉर्ट तरीका होता है जब तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, जब तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और उनके बीच का एंगल 180 डिग्री से 180 डिग्री से कम हो, उस थ्योरम को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। उसको बोलते हैं लामीज थ्योरम। क्या बोलते हैं, लामीज थ्योरम। तो उसकी भी क्वेश्चंस करा लेंगे, पर पहले इतना समझ लो कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट। एक बॉडी है, ठीक है, अभी ये सब पेन वगैरह रख दो, सिंपली सोचने का। इक्विलिब्रियम समझ में आ गया ना। नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। फोर्स लगेगा, जैसे इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अरे फिर से वही केस हमें बार बार समझाना पड़ता है। मान लो कि 4 लोग एक कार में जा रहे थे, कार खराब हो गई, चारों ने उतर के कार को धक्का दिया, उसके बाद भी कार आगे नहीं बढ़ रही है। क्यों, तो पीछे से धक्का दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कार क्या है, इक्विलिब्रियम में है, उसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, 0। अब क्या इंडिविजुअल लोगों ने फोर्सेस नहीं लगाए, मेहनत करी, बट इक्विलिब्रियम में। अब मान लो कि एक आदमी हो और एक आदमी धक्का लगाए और कार मान लो हल्की है, ठीक है, अरे कार नहीं बाइक मान लो, अगर एक आदमी बाइक को धक्का दे रहा है, तो क्या बाइक कभी इक्विलिब्रियम में हो सकती है, तब तो कार मूव करेगी ना। तो एक बॉडी है, अगर उसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स लगाया जाए, ओनली वन फोर्स, तो क्या वो इक्विलिब्रियम में होगी कभी, नहीं। उसके ऊपर एक फोर्स है, तो वो उसको बैलेंस कौन करेगा, उसको कोई बैलेंस करने वाला है ही नहीं, तो हमेशा क्या रहेगा, अनबैलेंस्ड रहेगा। तो इसमें इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, नहीं है। अब आ जाते हैं, दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, सो बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी। कोई बॉडी इमेजिन करो जिसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, वो इक्विलिब्रियम में कब होगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। और अभी तो हम अपोजिट लगा रहे थे, क्यों नहीं इक्विलिब्रियम में, नेट इक्वल हो, जब वो इक्वल हो। अब ये क्या हो गए, इक्विलिब्रियम में हो गए,
ठीक। सो टू फोर्सेस के केस में इक्विलिब्रियम कब होगा? जब वो इक्वल एंड अपोजिट हो। यही एक इकलौती कंडीशन है पॉसिबल जिसके अंदर वो इक्विलिब्रियम है। अब थर्ड केस में आ जाते हैं, तीन फोर्सेस लगा दिए, अब कब इक्विलिब्रियम में होंगे? एक जो दोनों इक्वल। कोई और लोग बताओ, कुछ समझ में आया? कैसा केस हो सकता है जब तीन फोर्सेस लग रहे हो इक्विलिब्रियम में होंगे? होता है, कभी देखा है केस ऐसा? मान लो कि किसी बॉडी पर क्या है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है। अब हमें बैलेंस करना है, हर चीज को हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। दो फोर्सेस का हम रिजल्टेंट देख लेते हैं। मान लिया इसका रिजल्टेंट ऐसे आया, ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट क्या करता है? इन दोनों को रिप्लेस कर देगा। इन दोनों फोर्स का काम ये अकेले करेगा, किसी भी दो फोर्स को रिप्लेस करेगा। अब ये रिजल्टेंट अगर इफ दिस रिजल्टेंट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द थर्ड फोर्स, तो वो क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। इस वाले केस में ट्रांसफर हो जाएगा। सो थ्री फोर्सेस में इक्विलिब्रियम कब होता है? इफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज इक्वल टू अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट ऑफ थर्ड फोर्स। हो जाएगा। अब आते हैं और केस में, फोर फोर्स लग रहे हो तो क्या करते हैं? इसका रिजल्टेंट ले लेते हैं, एक इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। अगर ये दोनों रिजल्टेंट इक्वल हैं और अपोजिट हैं तो क्या हो जाएगा? फिर से इक्विलिब्रियम। उसी तरीके पांच फोर्सेस में क्या तीन का है, पहले रिजल्टेंट ले लो, फिर उसका रिजल्टेंट, बाकी का रिजल्टेंट देखना है। अल्टीमेटली क्या करना है? नेट रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? जीरो। सो ऐसे तो कितने केस भी बनाते जा सकते हैं ना। तो उसी को हमने फॉर्मूला फॉर्म में क्या लिखा? सिग्मा ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0, सिग्मा ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड सिग्मा ऑफ फोर्सेस इन z डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। ठीक, सारे फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, लिखो क्वेश्चन लिखो। If three concurrent forces are, if हम वैल्यूज अगर पूछें तो बता देना, पूछने के बाद। If three concurrent forces are 23 I cap plus 12 J cap minus 10 K cap, कॉमा minus 15 I cap, 15 I cap plus 2 J cap plus 6 K cap and minus 8 I cap minus 14 J cap plus 4 K cap। ठीक है, वैल्यूज हैं 23 I cap plus 12 J cap minus 10 K cap, minus 15 I cap plus 2 J cap plus 6 K cap और फिर है minus 8 I cap minus 14 J cap plus 4 K cap। Find if the body is in equilibrium। एक बॉडी पर तीनों फोर्सेस लग रहे हैं तो हमें बताना है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं। कैसे फाइंड करेंगे कि इक्विलिब्रियम में है या नहीं? कैसे फाइंड करेंगे? तीनों
तीनों फोर्सेस के लिए क्या होना चाहिए? 2 का रिजल्ट है। ये क्लियर है इसमें? वरना फॉर्मूला सिंपल क्या लिखाया था, क्या कंडीशन लिखाई है? 3 लिखाई है ना, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, j कंपोनेंट क्या होने चाहिए? 0। सो चेक करो क्या x के कंपोनेंट 0 है? सिग्मा fx की वैल्यू निकालो, सिग्मा fx की वैल्यू निकालो। सिग्मा fx यानी x कंपोनेंट्स का सम। x कंपोनेंट्स क्या क्या है? x कंपोनेंट्स जब टेस्ट पढ़े थे ना, रिवीजन कहा था कर लेना। fx, सिग्मा fx वेरी गुड। सिग्मा fx लिखो तो सिग्मा fx निकालना है, क्या करना है? सिग्मा fx इक्वल टू ये क्या है? fx का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? x कंपोनेंट्स, x एक्सिस यहाँ एक्सिस बना, तीन एक्सिस बनाओ। पिछले क्वेश्चन में एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? बनाओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। fx 0 आया, ठीक है, वेरी गुड। अब क्या चेक करेंगे? y डायरेक्शन चेक करना है कि 0 आ रहा है, fx की वैल्यू हाँ x y z है, ठीक है। तुमने x के कंपोनेंट्स लिखे? अब दिक्कत क्या हो रही है, कई लोगों को अभी वेक्टर्स वाला वो बड़ा समझ में रिवाइज नहीं करा था, तो अभी x कंपोनेंट नहीं समझ आ रहा है। अब वो जो पुराना है नोट उसमें से ले लो अगर तुम्हारे पास है, इसमें पढ़ रखा था ये x का एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। z x एक्सिस के कंपोनेंट में क्या होता था? डायरेक्शन वेक्टर i कैप, इसमें j कैप और इसमें k कैप। तो fx कौन हो जाएगा? जो x एक्सिस कह रहा हूं, जो i कंपोनेंट है, जो i कंपोनेंट है, तो fx सिग्मा fx क्या हो जाएगा? सारे कंपोनेंट का x वाला जोड़ो, पहले फोर्स का क्या है? i कंपोनेंट 23, दूसरे का क्या है? माइनस 15 और तीसरे का क्या है? -8। जोड़ने में क्या आ रहा है? 0। तो सिग्मा fx 0 आया, तीनों के 0 है, ठीक है। तो तीनों के लिए निकालना है, fx को भी, fy को भी और fz को भी निकाला। ये क्या करा है? ये वाला नहीं करेंगे, ये मौजूद रहता है, वैसे करेंगे। सभी के i कंपोनेंट जोड़ने हैं और सभी के i क्या क्या बताता है? x कंपोनेंट। ये कौन सा बताता है? y। तो ये i कंपोनेंट जोड़, सभी के y कंपोनेंट जोड़। अभी समझ में आया? सभी के i कंपोनेंट जोड़ने हैं। i कंपोनेंट कौन कौन से हैं? 23, -15 और -8। ओके। j कंपोनेंट कौन कौन से हैं? 12, -15 और सॉरी j कंपोनेंट 12, 2 एंड -14 और k कंपोनेंट क्या है? हाँ सभी 0 आ रहे हैं, सभी को निकालो। जिसको अभी भी ना समझ में आया पूछो, सीधी बना दो। ठीक है, सभी के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जोड़ो, i वाले, j वाले, k वाले 0 आ रहे हैं। So since sigma fx is equal to 0, sigma of fy is equal to 0 and sigma of fz is equal to 0, तो बॉडी क्या होगी? इक्विलिब्रियम। ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन लिखो। Two concurrent forces acting on a body
two concurrent forces acting on a body, if two concurrent forces acting on a body are and okay, दो फोर्सेस इतने हैं. If two concurrent forces acting on a body are these, full stop, comma, find the third concurrent force required to keep this body in equilibrium. Find the third force required to keep this body in equilibrium. If two forces क्या हैं, ये हैं 18i cap plus 17j cap plus 13k cap and 12i cap minus 6j cap plus 2k cap. So थर्ड फोर्स जो इनको इक्विलिब्रियम में ले आएगा वो फोर्स कितना होगा उसको हमें बताना होगा. इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो इक्विलिब्रियम में क्या कंडीशन होती है, सिग्मा fx 0, सिग्मा fi y 0 और सिग्मा fz 0. क्योंकि हमें यहाँ इक्विलिब्रियम में बताना है ये तीनों पहले से ही 0 है, तो हमें थर्ड को बताना है. समझ में आया ना? इस बार क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में तो हमें बताना ही है, चेक नहीं करना है इक्विलिब्रियम है नहीं. यानी सिग्मा fx क्या होगा 0. देखो सिग्मा fx इक्वल टू 0 वैल्यूज लिखो, सिग्मा fx की वैल्यूज लिखो और जो थर्ड फोर्स है, ठीक, उसको एज्यूम कर लिया कि जो थर्ड फोर्स है F3, उसका क्या हो जाएगा F3x i कैप प्लस F3yj कैप प्लस F3zk कैप. सो इक्विलिब्रियम कंडीशन से क्या होना चाहिए 18 प्लस 12 प्लस F3x मस्ट बी इक्वल टू 0. ठीक, 17 माइनस 6 प्लस F3y मस्ट बी इक्वल टू 0 और 13 प्लस 2 प्लस F3z मस्ट बी इक्वल टू 0. ये किसी कंडीशन है सिग्मा fx इक्वल टू 0. ये क्या है सिग्मा fy इक्वल टू 0 और ये क्या है सिग्मा fz इक्वल टू 0. यहाँ से वैल्यूज निकाल लेनी है. वैल्यूज निकाल लेनी है ना, ठीक है. इसमें किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, निकालो फिर सभी लोग. आ गया. अब देखो एक चीज थोड़ा सा ऐसे भी समझ लो, इन दोनों को ऐड करना है बाकी को, और ये ट्रांसपोज होकर दूसरे साइड जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा. सो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, जो इनके वैल्यूज हैं इनको जोड़ दो और माइनस कर दो, अपोजिट साइड कर दो. इन दोनों को जोड़ दो, अगर माइनस आ रहा है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव आ रहा है तो माइनस, क्योंकि अपोजिट फोर्स होना चाहिए ना. वही जो 3 वाले केस में देखा था, जो 2 का रिजल्टेंट है उसके अपोजिट में. सो सिंपली ऐड करके हम नेगेटिव भी कर सकते हैं. सो आंसर देखो ऐसे भी कर सकते हैं 18 प्लस 12 13. सो इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस 30. 17 माइनस 6 11, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस 11 और 13 एंड 2 15. सो इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस 15. और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, सेम वैल्यू आएगी. ओके. अब मैंने अच्छा इस वैल्यू में क्या हुआ कि सारे ऐसे ही हैं कि माइनस आ रहा है, बट अगर माइनस होता तो प्लस आता. क्लियर इतना, ठीक है. इक्विलिब्रियम चेक करना आ गया. इक्विलिब्रियम के लिए मैं और जो नेसेसरी है वो भी बताना आ गया. अभी क्या लिखना है, हेडिंग डालो लामीज थ्योरम.
एक और लामीज थ्योरम हेडिंग डालो, LAMI। तुम लोग के लिए स्पेशली इसकी बहुत जरूरत नहीं है, पर कभी इससे इजिली सॉल्यूशन कर सकते हो। अगर एक बॉडी है उसके ऊपर 3 फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं, ठीक, F1 F2 F3 तीनों किधर लग रहा है, आउटवर्ड लग रहा है। अगर मान लो ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा और ये एंगल है गामा, तो क्या होगा अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम, तो क्या हो जाएगा, F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। ओके, कंडीशन क्या होती है कि कोई भी एंगल क्या है, हर एंगल 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है। एंगल्स आर लेस देन 180, बट जो भी कट क्वेश्चन आएंगे उसमें 180 से कम ही रहेगा, वरना ऐसे ही पता चल जाएगा। अगर 180 से ज्यादा है तो क्या होगा, ऐसे फोर्सेस लगेंगे। तो इसमें बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी क्या, सारे फोर्सेस एक ही तरफ लग रहे हैं तो बॉडी मूव करने लग जाएगी, तो इक्विलिब्रियम में होंगे ही नहीं, इस वजह से 180 से ज्यादा होना चाहिए। इसको नोट कर लो। सभी को पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन वाला याद है, बताया था, यहाँ ट्राइंगल लॉ भी किसी से आता था। अगर हम किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस को, किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस को, जहां पर एक को हम बना रहे हैं, जहां पर एक का हेड आ रहा है वहां पर दूसरे की टेल बनाते थे और उसको ऐसे बनाते रहते थे, तो पॉलीगॉन अगर बनता था तो वो क्या होता था, लास्ट लाइन इनवर्स ऑर्डर में उसका रिजल्टेंट होता था, यानी क्या क्या तीनों का रिजल्टेंट बराबर आता है। तो उसी तरीके से आ जाता है। लिख लो एक पॉइंट नेक्स्ट, तो वही पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन वाला है, वहां भी पढ़ रखना है। अगर वहां से रिवीजन करोगे तो यहाँ अपने आप समझ में आ जाएगा। वहां पर भी हम लोग ने बैलेंसिंग वाले क्वेश्चंस करे थे, बट क्योंकि फिर से पढ़ रहे हैं तो फिर से टॉपिक में लिख दो। लिखो, if forces can be arranged in a closed polygon, if forces can be arranged in a closed polygon, when drawing next force from head of first next force from head of first, then forces are in equilibrium. प्रूफ्स नहीं बता रहे हैं, प्रूफ क्योंकि वहां कराया था तो किससे नहीं बता रहा है। देखो, मान लो कि ये बॉडी है, इसके ऊपर लग रहे हैं 3 फोर्सेस, F1 F2 और F3। इनके फोर्सेस को बनाना शुरू करते हैं। ये फोर्स को हमने ड्रॉ करा ऐसे, फिर जहां पर इसका हेड खत्म हुआ वहीं पर दूसरे फोर्स का टेल बनाया, ऐसे आया, ठीक। तो ये तो छोटा बनाया उसने, ऐसे बना दिया, ठीक है। और फिर F3 बनाया, F3 ऐसे बनाया। सो देखो, तीनों अगर ड्रॉ करें, जितनी की लेंथ है, जितनी की डायरेक्शन है उस ऑर्डर में, और तीनों बंद हो गए, यानी एक क्लोज्ड शेप बन गया, तो इसका मतलब ये तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं।
अगर कोई फोर्स बंद नहीं हुआ, मान लो ये फोर्स इतना ही रह जाता, तो ये ओपन है ना, तो मतलब ये फोर्सेस इक्विलिब्रियम में नहीं है। या ऐसा होता कि डायरेक्शन इसकी चेंज होती है ऐसे, तो ये ओपन रह जाता, उस केस में इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक, इक्विलिब्रियम में कब होगा? अगर हम फोर्सेस को क्लोज पॉलीगॉन में बना सकते हैं तो। यूज बहुत ज्यादा तुम्हारे उसके पर्पस से नहीं है। क्वेश्चंस एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जांपल है 5.6, इसे करना। सभी के पास एनसीईआरटी है? नहीं है? उसके अलावा ये इसकी पिक्स मैंने भेज रखी है। क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32 करना है। क्वेश्चन नंबर 32 करना है, क्वेश्चन नंबर 31 अभी करना है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो अभी, क्वेश्चन नंबर 31 देखो अभी, किससे पढ़वा है? कोई लोग पढ़ो क्वेश्चन। अरे आंसर नहीं पूछा है, पढ़ने को पूछा है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ो, सबको सुनाई दे। सभी लोग देखो। हाँ, particle moving with the velocity v is acting by the three forces, so by the vector triangle PQR। ठीक है, फिर एक रुक जाओ, एक डायग्राम बना है। एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है v वेलोसिटी से वो मोशन कर रहा है। इसके ऊपर फोर्सेस लगे, कितने फोर्सेस लगे हैं वो डायग्राम में बना है। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? PQ फोर्स लग रहा है, PQ फोर्स की डायरेक्शन देखो डायग्राम में। एक QR फोर्स लग रहा है, उसकी डायरेक्शन देखो, और एक RP फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन देखो। तीनों फोर्सेस लग रहे हैं। अब हाँ, अब आगे पढ़ो। हाँ, पहली लाइन पढ़ी थी। हाँ, शुरू से पढ़ो। The particle moving with the velocity v and acted by the three forces, so by the vector of the triangle PQR the velocity of the particle will be। अब बताओ, इस पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स क्या लग रहा है? जीरो लग रहा है। अभी क्या बताया कि अगर क्लोज्ड पॉलीगॉन बन रहा है, और डायग्राम में कैसा बन रहा है? क्लोज्ड पॉलीगॉन। सो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो जब फोर्स नहीं लगेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहेगा? इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी उसी डायरेक्शन में, उसी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। सो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन हम और भेजेंगे अलग से, और वो जो पहले तो 6, 7 ओके।